चले चलें नेक्स्ट एमसीक्यू है नेगेटिव फीडबैक फॉर द ऑटो रेगुलेशन ऑफ द नॉन एड्रेनालीन रिलीज इज मेडिएटेड थ्रू। अब देखें जो आपके पास होता है ना नर्व, उसमें एक प्री साइनेप्टिक टर्मिनल होता है, एक पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल होता है। प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे होते हैं। तो आपके पास जो न्यूरोट्रांसमीटर प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से, जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है जिससे रिलीज हो रहे हैं, उनका कोई रेगुलेटरी बॉडी भी तो होनी चाहिए ना। प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से आप उन न्यूरोट्रांसमीटर को क्या पता कि हमने ज्यादा रिलीज होना है या कम रिलीज होना है, कि अगर न्यूरोट्रांसमीटर प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से ज्यादा रिलीज हो जाते हैं तो उसको रोकने वाला कौन होगा। सर अच्छा अब मुझे बताएं, अब तो चेंज हो रही है, अब आप लोग को नजर आ रहा होगा। अब मुझे बस ये कंफर्म कर दे, अब स्क्रीन चेंज हो रही है और आप लोग को अब कम्प्लीटली श्योर है सब कुछ। चलिए देखें, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल जो है, अब आपके पास कोई न्यूरोट्रांसमीटर है, उसको रोकने वाला कोई होता है। उन्होंने पूछा नेगेटिव फीडबैक फॉर द ऑटो रेगुलेशन, जो अपनी रिलीज को खुद, ऑटो रेगुलेशन होता है अपनी ही रिलीज को खुद ब खुद रेगुलेट करना। फॉर एग्जांपल कोई चीज ज्यादा, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल अगर ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने लग गया तो वो अपने ही रिलीज को ऑटो रेगुलेट करेगा, यानी अपने ही रिलीज को कम करेगा। जैसे कि आप नेगेटिव फीडबैक पढ़ते आए हो डिफरेंट हार्मोन्स के बारे में, उसी तरह यहाँ पे भी केस है। देखें उसने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया तो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे ना जो नोर आपके पास जो नोर एड्रीनल लीन रिलीज करने वाले आपके पास नर्व्स होती हैं, उनके प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे ना अल्फा रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब वो क्या करते हैं, यहाँ से उन्होंने जब नॉरएपिनेफ्रिन प्री साइनेप्टिक ने रिलीज की ना, तो नॉरएपिनेफ्रिन जब ज्यादा होगी वो जाएगी पीछे जाके इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी और नेगेटिव फीडबैक के थ्रू यहाँ से नॉर एड्रीनालीन की रिलीज कम कर देगी, नॉर एपिनेफ्रिन की रिलीज कम कर देगी। तो यानी इसने अपनी रिलीज को खुद ही ऑटो रेगुलेट किया। तो ऑटो रेगुलेट कैसे करती है, बाय द अल्फा प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर इन द केस ऑफ अगर आपके पास एड्रीनर्जिक नर्व एंडिंग होती है। आपके पास एक होते हैं कोलिनर्जिक नर्व्स, आप सबको पता है कोलिनर्जिक नर्व क्या होती है, आप सबको पता होगा कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग कौन सी होती है। those nerve ending which release the acetylcholine are said to be the cholinergic nerve endings। सेम वो इस एमसीक्यू का आंसर तो ये है डेल्टा। अगर वो सेम इसी तरह ऑटो रेगुलेशन पूछते कोलिनर्जिक नर्व्स की, तो कोलिनर्जिक नर्व्स के केस में क्या होता, सेम यही चीज यहाँ पे जो रिसेप्टर होता ना प्री साइनेप्टिक पे, वो मस्कुलिनिक होता। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। एड्रीनर्जिक होगी तो अल्फा प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर ऑटो रेगुलेट करेंगे, और अगर कोलिनर्जिक ना होगी तो मस्कुलिनिक। तो आपसे अगर इसका पूछा हुआ है उसने प्रॉफ में, तो मस्कुलिनिक का भी पूछ सकता है। मुझे इधर तक बताएं, इधर तक आप सबको समझ आ रही है। नेक्स्ट है पेशेंट ऑफ द मायस्थीनिया ग्रेविस कंप्लेन्स ऑफ द मस्कुलर वीकनेस डिस्पाइट ऑफ द ट्रीटमेंट विद द पाइरिडोस्टिग्मीन, द बेस्ट एजेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। अब देखिए मायस्थीनिया ग्रेविस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन व्हिच यू शुड नो। आप लोगों को मायस्थीनिया ग्रेविस के बारे में पता होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने पढ़ी भी हुई है फर्स्ट ईयर में। मायस्थीनिया ग्रेविस, अब दो कंडीशन है, एक है मायस्थीनिया क्राइसिस, एक है कोलिनर्जिक क्राइसिस। अब मायस्थीनिया क्राइसिस में बेसिकली जो है एसिटाइलकोलिन का एक्शन कम हो रहा है, और कोलिनर्जिक क्राइसिस के केस में एसिटाइलकोलिन ज्यादा है। लेकिन ये क्यों कंडीशंस, ये दोनों कंडीशंस क्यों ओवरलैप कर रही है, क्यों हमें कोलिनर्जिक क्राइसिस और मायस्थीनिया क्राइसिस कंफ्यूज करती है। देखिए मायस्थीनिया क्राइसिस के केस में तो आप सबको पता होगा, आप लोग पढ़ते होगे टोसिस हो जाती है, मतलब मसल वीकनेस हो जाती है। क्योंकि मसल जो होते हैं ना उसके ऊपर होता है रिसेप्टर, रिसेप्टर पे आगे लगना होता है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन आगे नहीं लगेगी तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, तो मसल वीकनेस होगी। मायस्थीनिया क्राइसिस के केस में तो ये बात समझ जाती है कि एसिटाइलकोलिन ने लगना होता है, वो प्रॉपर नहीं होगा तो मसल वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी। बट कोलिनर्जिक क्राइसिस के केस में क्यों मसल वीकनेस हो रही है, देखें ऐसी जो कोलिनर्जिक क्राइसिस होता है उसमें एसिटाइलकोलिन हो गया होता है ज्यादा। एसिटाइलकोलिन जाके जब मस्कुलर रिसेप्टर, मसल पे जो रिसेप्टर्स हैं उनको जाके एक्टिवेट करता है, मसल होता है कॉन्ट्रैक्ट, वो फिर से एक्टिवेट करता है, मसल फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसने फिर एक्टिवेट किया, मसल फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ।
इतनी बारी वो कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा कि मसल एंड पे जाके थक जाएगा, मसल की एनर्जी खत्म, एटीपी खत्म, सब कुछ खत्म। जब वो खत्म होगी तो मसल रिलैक्स हो जाएगा। तो अब इस सिचुएशन में अब आपको नहीं पता कि मसल क्यों रिलैक्स हो गया, या तो उसको कोलिनेर्जिक क्राइसिस है या मायोस्थीनिया क्राइसिस। अब इसके लिए जो ड्रग यूज होती है इसको डायग्नोस करने के लिए वो होती है एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेडली आस्क्ड एमसीक्यू। एड्रोफोनियम हमारे पास इतनी इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसकी करेक्टरिस्टिक ये है कि इट हैज शॉर्ट हाफ लाइफ, जिसकी वजह से आप इसको एज अ डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसको फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मायस्थीनिया ग्रेविस इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब आप एड्रोफोनियम दोगे, अगर तो बंदे को मायस्थीनिया क्राइसिस था तो वो से बेहतर होगा, जब तक एड्रोफोनियम की हाफ लाइफ है तब तक मायस्थीनिया क्राइसिस सही हो जाएगा, पेशेंट बिल्कुल सही फील करेगा। लेकिन जिस पेशेंट को कोलिनर्जिक क्राइसिस होगा वो कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन इसकी हाफ लाइफ छोटी है, इसके एंटीडोट्स अवेलेबल है, उसी टाइम अगर बहुत ही ज्यादा सिचुएशन खराब हो आप एंटीडोट दे के सही कर सकते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है एड्रोफोनियम आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द मायस्थीनिया ग्रेविस। ये सारे एमसीक्यूज पॉइंट्स है आप लोगों को, ये सारे एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। आप लोग को एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी किस तरह रिवर्स करनी है, मायस्थीनिया ग्रेविस का ट्रीटमेंट क्या है, मायस्थीनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस के लिए कौन सी ड्रग यूज होती है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉफ के एमसीक्यू है, ये आपको आने चाहिए। इधर तक आप सबको समझ आ गई है। नेक्स्ट है टैकीकार्डिया इज अ कॉमन साइड इफेक्ट विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एक्सेप्ट थियोफाइलिन। सबसे पहले अगर आप लोग देखें कौन कौन सी ड्रग का साइड इफेक्ट है टैकीकार्डिया यानी हार्ट रेट का तेज होना, थियोफाइलिन। आप लोग चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, आप लोगों को पता है चाय कॉफी आपका हार्ट रेट ज्यादा करती है कि कम करती है। और आप सब अपने क्लास ग्रुप में भी इस लिंक को लाजमी शेयर करें और अपने स्टेटस पे भी लगाएं, बिकॉज ये आप लोग को और प्रॉफ के एमसीक्यू ना किसी ने ढूंढ के देने हैं, ना किसी ने उसके आंसर ढूंढने की जहमत करनी है, और ना किसी ने करवाने की जहमत करनी है। आप लोगों को करवा रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक कि आप लोगों को जब प्रॉफ में बैठे होंगे ये एमसीक्यूज जब इस तरह के सामने आएंगे तो यू पीपल विल गेट के हाँ ये प्रॉफ में इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। आप क्वालिटी से ही देख के बता सकते हो कि प्रॉफ के हैं कि नहीं होते। तो ये आप लोगों ने इस वजह से अपने फ्रेंड्स और हर किसी के साथ लाजमी शेयर करें, और मुझे साथ साथ इन्फॉर्म करते जाएं कि मेरी आवाज़ आ रही है ताकि मुझे कंफर्म रहे। चलिए थियोफाइलिन चाय आपको पता है, आप पियोगे, कॉफ़ी पीते हो, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, कभी पी के चेक कर लेना। आइसोप्रोटेरिनॉल इट इज़ अ बीटा एगोनिस्ट। बीटा एगोनिस्ट क्या करेगा, हार्ट रेट पे बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट है उसको एक्टिवेट करेगा टैकीकार्डिया। सल्ब्यूटामोल, आप लोग कभी किसी को एस्थमा हो ना, एस्थमा वाले इनहेलर यूज करते हैं, इस इनहेलर के अंदर सल्ब्यूटामोल भी प्रेजेंट होता है। अच्छा आप लोग या बीटा टू एगोनिस्ट होते हैं बेसिकली, जो इनहेलर इस्तेमाल करते हैं ना उसमें बीटा एगोनिस्ट जिसमें होते हैं, आप उनको देखना कि उनको ना आफ्टर यूजिंग ऑफ इनहेलर या नेबुलाइज करने के बाद ट्रेमर्स फील होते हैं और हार्ट रेट भी ज्यादा हुआ होगा। या आप लोग कभी चेक कर लेना आपको पता लग जाएगा। तो टैकीकार्डिया होता है। नाइट ये बेसिकली नाइट्रोप्रिसाइड कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो नाइट्रोप्रिसाइड क्या करते हैं, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। सो सिर्फ मेटोप्रोलोल है विच इज अ बीटा ब्लॉकर विच डू नॉट कॉज टैकीकार्डिया। तो ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। चलें नेक्स्ट अब हम एमसीक्यूज देखते हैं। अब मुझे इधर तक पहले तो आप लोग कंफर्म कर दिया, आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया? You people are getting each and every point or not, or you people are with me? और आप लोग को अब स्लाइड सब कुछ चेंज हो रहा है, सब साथ साथ रिस्पॉन्ड लाजमी किया करें। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू द 22-year-old पेशेंट विद एनेस्थाइज विद हेलोथेन। अब देखें आपका कोई भी ईएनटी आई ईयर नोज थ्रोट जो होती है, ईयर नोज थ्रोट के जो भी ऑपरेशन होते हैं ना उसमें देखें आप नर्व ब्लॉक नहीं कर सकते कि नर्व ब्लॉक करके एनेस्थीसिया दे दो। आपने कभी देखा ऑपरेशन या आगे जाके देखोगे तो उसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया। उसके लिए आप लोग डिफरेंट रिजीम्स यूज करते हो, आप ये सीएनएस में पढ़ते हो। तो एनेस्थीसिया के लिए आप जो हेलोथेन है, नाइट्रिक ऑक्साइड ट्यूबोक्लरीन, ये आप लोग डिफरेंट यूज करते हो। जो ये है ना समटाइम्स आप लोग अगर
आपको एमसीक्यूज आता है और वो एमसीक्यूज में आपको कहते हैं कि एक बंदे को ऑपरेशन होना था, उसको एनेस्थीसिया दिया, उसको एनेस्थीसिया देने के बाद एकदम से क्या हुआ, टेकिकार्डिया हो गया, रिजिडिटी होगी, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, हाइपोथर्मिया, इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये अगर उन्होंने कभी भी सिचुएशन दी ना, तो इसका सीधा डायरेक्ट मतलब होता है उसको मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो गया। क्योंकि ये आप लोग सीएनएस में पढ़ते हो, क्या आप लोगों को पता होगा, ड्यू टू जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ये चीज हो जाती है। तो इसकी आप लोगों ने ट्रीटमेंट डेंट्रोलिन याद रखना है, ये डेंट्रोलिन इट्स एंटीडोट। तो आप लोग याद रखें, व्हेन एवर यू गिव एनेस्थीसिया और पर्सन में ये सिम्टम नजर आने लग गए कि उसको एकदम से बुखार हो गया, एकदम से टेकिकार्डिया हो गया, एकदम से उसकी बॉडी में रिजिडिटी आ गई, तो आप लोग को उसी टाइम याद होना चाहिए कि दिस इज मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, और इसका उसी टाइम मैनेजमेंट है डेंट्रोलिन। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अभी तक मुझे बताएं आपको कोई एमसीक्यूज लग रहा है कि मुश्किल है? एमसीक्यूज इजी होते हैं, हर चीज की रीजनिंग होती है। अब आप लोगों से ये किस तरह से डिफरेंट तरह से पूछा जा सकता है, आप लोग को डिफरेंट टाइप ऑफ एनेस्थीसिया वो दे के डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन बनाएगा, लेकिन हर सिचुएशन में यही कहेगा कि एनेस्थीसिया दिया, उसके कुछ देर बाद उसको बुखार, मतलब एनेस्थीसिया दिया हुआ है अभी, ये चीजें होगी, तो आपको उसी टाइम क्लिक करना चाहिए कि मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया डेंट्रोलिन देनी है। इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया एज वेल। तो आप लोग को ये चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, a 17-year-old गर्ल इज सफरिंग फ्रॉम नर्वसनेस, पाल्पिटेशन, सिंकिंग ऑफ हार्ट। ये अक्सर जब आप लोग का वाइवा हो रहा होता है तो आप लोग के साथ ये हो रहा होता है, जब एकदम से नर्वस होते हैं तो दिल बाहर आता है, दिल बैठ भी जाता है, कभी बाहर निकलता है, कभी बैठता है। स्वेटिंग इन हैंड्स, आप लोगों ने देखा होगा वाइवे से पहले आप लोग के हाथ गीले हुए होंगे, कभी देखना प्रॉप वाइवे से पहले अपने हाथ, आपको पता लगेगा स्वेटिंग हो रही होती है। इट इज ऑल ड्यू टू द नर्वसनेस। ये नर्वसनेस किस तरह से कंट्रोल की जाती है, खुद डायरेक्टली नहीं लेनी होती ड्रग, प्रिस्क्राइब करवा के हमेशा लेते होते हैं। इसके लिए यूज किए जाते हैं बीटा ब्लॉकर्स, जो आपके होते हैं ना बीटा ब्लॉकर्स, ये जो बीटा रिसेप्टर्स को कम कर की एक्टिविटी ऑब्वियसली डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये हार्ट रेट को डिक्रीज करेंगे। एक तो आपका हार्ट स्टेबल रहेगा, टेकिकार्डिया नहीं होगा, दिल वाइट क्यों आ रहा होता है, आपका हार्ट रेट बहुत तेज हुआ होता है, हार्ट रेट सही होगा। उसके अलावा ये आपके मसल्स पे बीटा रिसेप्टर को जब ब्लॉक करते हैं तो आपको ट्रेमर्स नहीं आते। जो स्टेज एंग्जाइटी जिन लोगों को होती है वो बीटा ब्लॉकर्स समटाइम्स ले रहे होते हैं, लेके आते हैं। स्टेज एंग्जाइटी या स्टेज में जाके वो कांपने जो लग जाते हैं, इससे वो ट्रेमर्स से बचा जा सकता है। तो ये इस तरह का वो कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। अब उसने क्यों साथ एस एस आर आईज दी, बेंजोडाइजेपिन, ये ऑप्शंस में, ये सारे एंटी डिप्रेसेंट्स या आप लोगों के पास एंग्जियोलिटिक्स, ये आप लोग इतने शॉर्ट टर्म पे नहीं दे रहे होते, इनको एक्ट करने में टाइम लग रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल एस एस आर आई, ये 14 दिन, और ये जस्ट आपकी एक स्टेट को मेंटेन कर रहे होते हैं, मतलब बीटा ब्लॉकर्स आपकी उस टाइम की स्टेट को। तो ये आपकी बड़ी ट्रांजिएंट सी स्टेज है, आप लोग वाइवा दे के आओगे, आप सही हो जाओगे, खुद ऑटोमेटिकली सही हो जाते हो। तो इस वजह से उस स्पेसिफिक के लिए आप लोग ये बीटा ब्लॉकर्स यूज करते हो। सही हो गया। चलिए, आज सर्जिकल पेशेंट एक्सीडेंटली रिसीव्ड एन ओवरडोज ऑफ क्यूरेट। आप लोग ये भी सीएनएस में पढ़ते हो कि ड्रग है जैसे ट्यूबाक्यूलिन, ये क्यूरेट जो होती है ना ड्रग, ये जाके ना, आपको पता है कि जो रिसेप्टर होते हैं उस पे जाके लग जाती है। सही हो गया। अब उस रिसेप्टर पे जाके लग गई और बेसिकली रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, जो आपके निकोटीनिक रिसेप्टर में। जब उसको उसने ब्लॉक कर दिया, तो अब क्या ट्रीटमेंट सूटेबल है? अब मुझे आप लोग बताएं, आप लोग बिल्कुल इनएक्टिव बैठे हुए हैं, आप लोग बताएं कि एक रिसेप्टर आपने बंद कर दिया, अब उस रिसेप्टर को, ये एक तरह से आपके दिन में अगर रिवर्सेबल है, तो आपके पास क्या क्या तरीका होगा उस रिसेप्टर को खोलने का? सबसे आसान तरीका आपको क्या लगता है? ये आप लोग सब बताएं। एक ड्रग है, उसने रिसेप्टर को क्या कर दिया है, बंद कर दिया।
देन व्हाट यू विल डू, आप लोग क्या करोगे अगर किसी ड्रग ने रिसेप्टर को जाके बंद कर दिया? आप लोग कुछ भी नहीं करोगे, थोड़ी कॉमन सेंस इस्तेमाल किया करें। अब देखें कोई आपके पास ये है रिसेप्टर, उनको यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि ब्लॉक हुआ है, सही हो गया। अब आप लोग क्या उसको करोगे कि यहाँ पे जो इस रिसेप्टर से अफिनिटी रखने वाले न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी अमाउंट ज्यादा अगर कर दो, तो न्यूरोट्रांसमीटर की अगर अमाउंट ज्यादा हो जाए वो इस रिसेप्टर पे आके इसको रिप्लेस कर सकते हैं, वो इन ड्रग्स को रिप्लेस कर देंगे। तो सही हो गया। आप क्या करोगे, नियोस्टिग्मीन को एडमिनिस्टर कर दोगे। नियोस्टिग्मीन क्या करेगा, एसिटाइलकोलिनेस्टेज एंजाइम को रिवर्सिबली इनहिबिट कर देगा, और रिवर्सिबली इनहिबिट करने के बाद वो क्या करता है कि जो ऊपर से आपके पास एसिटाइलकोलिन है वो ज्यादा आएगी, और वो इन रिसेप्टर्स के खिलाफ जो इसके ऊपर आगे बैठ गए हैं, कब्जा करके बैठ गए क्यूरेर के मॉलिक्यूल्स, उनके खिलाफ लड़ेगी, और लड़ने के बाद क्या करेगी, उसको उतार देगी। तो आई होप ये आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। सो दैट्स व्हाई नियोस्टिग्मीन इज यूज्ड। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द कंडीशन इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बीटा ब्लॉकर नॉन सेलेक्टिव जनरली एक्सेप्टेबल एंड सेफ। देखिए बीटा ब्लॉकर आप लोगों ने पढ़ा होगा, कार्डियो सिलेक्टिव होते हैं या नॉन सेलेक्टिव होते हैं। कार्डियो सिलेक्टिव विच मींस दे एक्ट ऑन द बीटा 1 रिसेप्टर। देखें जो जितनी सिलेक्टिव ड्रग होती है उसके उतने कम साइड इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ ड्रग विच एक्ट ऑन द 10 रिसेप्टर्स, तो उसके उतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। एंड इफ यू आर यूजिंग अ ड्रग हैविंग विच एक्ट ऑन जस्ट वन रिसेप्टर, तो उसके उतने कम साइड इफेक्ट्स होंगे। तो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं? सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बीटा ब्लॉकर जनरली एक्सेप्टेबल एंड सेफ कब होंगे। बीटा ब्लॉकर याद रखना है, ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है, ये याद रखना है। ये इसमें बीटा ब्लॉकर कंप्लीटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होना है। आप लोग एंजाइना वेजोस्पैस्टिक एंजाइना में बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते। दिस इज एमसीक्यूज क्वेश्चन, प्रॉफ में इस तरह एमसीक्यूज आएगा। आप बीटा ब्लॉकर एस्थमा के केस में नहीं देते। वाई? जो आपके ब्रोंकाई होते हैं उस पर बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर क्या करते हैं, ब्रोंकोडाइलेशन करते हैं। ब्रोंकोडाइलेशन करते हैं तो आपको अस्थमा रिलीव होता है। तो अब बीटा ब्लॉकर देंगे तो अस्थमा एग्रवेट होगा, वो और ज्यादा हो जाएगा। तो आप एस्थमा के केस में भी नहीं दे सकते। ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया है, बीटा ब्लॉकर का काम है हार्ट रेट को डिक्रीज करना, वो ब्रेडिकार्डिया का भी ब्रेडिकार्डिया करवा देंगे। इट मींस कार्डियक अरेस्ट के चांसेस हो जाएंगे। फिर डायबिटीज मेलाइटस, जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं ना, जब वो एक्टिवेट होते हैं तो इंसुलिन रिलीज होती है, और जब आप बीटा ब्लॉकर दोगे तो इंसुलिन कम हो जाएगी। इंसुलिन कम होगी तो डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट में बीटा ब्लॉकर्स एक ये भी नहीं इफेक्ट करते, मतलब एक ये इफेक्ट करते हैं। उसके अलावा आप बीटा ब्लॉकर जो होते हैं ना, वो साइड इफेक्ट्स ऑफ आपके जो होते हैं डायबिटीज वो मास्क कर लेते हैं। अब मुझे कोई भी आप लोगों में से बताएं नीचे कि डायबिटीज के पेशेंट्स में बीटा ब्लॉकर अगर देना है तो आप लोगों ने क्या क्या सोच के देना है? आप उसको दे दोगे कि नहीं दोगे? अगर दोगे तो क्या इंस्ट्रक्शंस दोगे? बीटा ब्लॉकर ऐसे ही नहीं दे देते उठा के कि फॉर एग्जांपल एक बंदा हार्ट का पेशेंट भी है, मतलब हर चीज कोई भी आपने ड्रग देनी होती है ना, तो आप लोगों ने उस ड्रग का ये देखना होता है कि डोंट क्या। याद रखें, आप लोग यूजेस भी याद कर लेते हो, आपको मैकेनिज्म भी याद रहते हैं, साइड इफेक्ट्स नहीं आ रहे होते हैं। साइड इफेक्ट्स ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आपको ड्रग के डोंट्स से नहीं पता, एक अच्छा डॉक्टर वो नहीं होता जिसको यूजेस पता हो, एक अच्छा डॉक्टर वो होता है जिसको पता हो कि कब नहीं देनी है। ये आपको पता होना चाहिए कि कब नहीं देनी, क्योंकि कब नहीं देनी ज्यादा मैटर करता है कंपैरेटिव टू तो कब देनी है। कब देनी तो आप इंटरनेट से देख कर बता दोगे। अब एक पेशेंट है, उसको डायबिटीज मेलाइटस है, वो हाइपोग्लाइसीमिया में लटक जाता है। जब हाइपोग्लाइसीमिया में जाते हैं, कभी आप लोग जाना हाइपोग्लाइसीमिया में, पूरा दिन खाना नहीं खाया होगा, कभी आप लोगों को खुद फील होता होगा कि आपको ट्रेमर स्टार्ट हो जाते हैं। किस किस को ट्रेमर्स होते हैं? किसी को ट्रेमर्स होते हैं जब आप लोगों ने खाना नहीं खाया होता, और किस किस का
हार्ट रेट तेज हो जाता है व्हेन यू ईट नथिंग होल डे। कभी आप लोगों ने खाना ना खाया, आपको फील हुआ है कि बहुत ज्यादा हाइपोग्लाइसीमिया के बाद आपका हार्ट रेट तेज हो रहा हो, तो इससे आपका हार्ट रेट तेज हो जाता है। अब एक बंदा है, उसको डायबिटीज है, उसको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ। हाइपोग्लाइसीमिया क्यों हुआ? आप एक डायबिटीज का पेशेंट है, उसको इंसुलिन लगा रहे होते हैं, सही हो गया। इंसुलिन क्या होता है? ग्लूकोज मेंटेन करती है। अब उसको अब लेट्स सपोज आपने इंसुलिन लगा दी। इंसुलिन लगाने के बाद लेट्स सपोज सुबह 8 बजे उठे आप, आपने डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन लगाई। अब उसने खाना खाना था, नाश्ता करना था, या शाम को लगाई, उसने खाना खाना था, लेकिन वो खाना खाने का भूल जाता है, उसका दिल नहीं कर रहा था खाना, वो कहता है छोड़ो खाना नहीं खाना, या खाते ही नहीं है। साथ ही उसने बीटा ब्लॉकर ड्रग भी ली हुई है। जो बीटा ब्लॉकर ड्रग होगी, अब जब बंदे ने खाना नहीं खाया तो उसको हुआ हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया ने उसका क्या किया, उस क्योंकि उसको इंसुलिन लगाई थी, तो इंसुलिन ने क्या किया, हाइपोग्लाइसीमिया करवाया। अब बंदे को एकदम से ना टैकीकार्डिया होना था और ट्रेमर्स होने से, जिससे उसको पता लगना था उसको हाइपोग्लाइसीमिया। लेकिन उस बंदे ने बीटा ब्लॉकर्स ली हुई थी, क्योंकि उसको हाइपरटेंशन के लिए रेस्पोज बीटा ब्लॉकर दी थी डॉक्टर ने। जब वो बीटा ब्लॉकर उसने ली हुई थी, तो ना उसको टैकीकार्डिया हुआ, ना उसको ट्रेमर्स हुआ, उसको पता ही नहीं लगा कि मुझे हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। तो वो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से कोमा में जा सकते हैं। तो आप लोगों ने सिर्फ स्वेटिंग उसको होगी जिससे पता लग सकता है, अदरवाइज वो कोमा में जा सकता है अगर सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। तो आप लोगों को ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। So the next MCQs, when they administer an effective dose, ये बड़ा अच्छा एमसीक्यू है, ये बहुत अच्छा एमसीक्यू है। देखें, उन्होंने कहा है कि ऐसी ड्रग है जो स्टिमुलेट कर रही है हार्ट को। हार्ट को स्टिमुलेट करने का मतलब है कि ऐसी ड्रग जो कि बीटा रिसेप्टर्स पे काम कर रही है, डायलेट कर रही है कुछ वेसल्स को। आपको पता है ब्लड वेसल पे अल्फा 1 रिसेप्टर होता है जो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, और बीटा 2 रिसेप्टर होता है जो वेजो डायलेशन करवाते हैं। इट मींस ऐसी ड्रग होगी जो बीटा रिसेप्टर पे एक्ट कर रही होगी, बट कंस्ट्रिक्ट्स नथिंग। कंस्ट्रिक्ट कुछ भी नहीं कर रहा। कंस्ट्रिक्ट वो ड्रग करनी है जो अल्फा रिसेप्टर होती है, यानी अल्फा रिसेप्टर वाली ड्रग नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रिक्शन तो नहीं हो रही ब्लड वेसल्स की। ब्रोंकाई को डायलेट करवा रही है। तो ब्रोंकाई को कौन सी ड्रग डायलेट करवाती है? जो बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट हो। रेज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये मैं आपको समझाता हूँ क्यों होगा। अब वो ड्रग जो आपने दी है, वो ड्रग ना तो प्यूपिल को डायलेट करवा रही है, ना कंस्ट्रिक्ट करवा रही है। प्यूपिल में आपके पास मस्कुलिनिक रिसेप्टर होते हैं और अल्फा रिसेप्टर होते हैं, यानी आपके पास ऐसी ड्रग है जो मस्कुलिनिक और अल्फा रिसेप्टर पे काम नहीं करती, अल्फा रिसेप्टर पे काम नहीं करती, अल्फा रिसेप्टर पे काम नहीं करती, तो किस पे काम करती है? बीटा रिसेप्टर पे कर रही है। तो वो ड्रग आपका आंसर होगी जो बीटा रिसेप्टर पे काम कर रही है। तो कौन सी ड्रग बीटा रिसेप्टर पे काम कर रही है? ये भी बीटा पे नहीं करती, ये भी सिर्फ बीटा पे नहीं करती, ये भी सिर्फ बीटा पे नहीं करती, ये भी सिर्फ सिर्फ ये ऐसी ड्रग है जो बीटा रिसेप्टर पे सोलली काम करती है। अब आइसोप्रोटेरिनोल ब्लड ग्लूकोज लेवल को ज्यादा क्यों करवा रहा है? जबकि आप अगर देखो तो आपको पता होगा कि इंसुलिन जो रिलीज होती है वो तो बीटा एगोनिस्ट इफेक्ट की वजह से ज्यादा रिलीज अच्छी होती है, तो वो तो ग्लूकोज लेवल को कम करती है। बेसिकली जो आइसोप्रोटेरिनोल है, अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चेस, ये जाके जो पेशेंट जो होता है ना, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। आइसोप्रोटेरिनोल होता है, आइसोप्रोटेरिनोल क्या करते हैं? इंसुलिन की रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाता है। तो ये आइसोप्रोटेरिनोल का रिसर्च बेस इफेक्ट है, तो आपको पता होना चाहिए। ये पूछा जाता है समटाइम्स, अगर डिस्टिंक्शन देनी हो कुछ इस तरह का एक आध क्वेश्चन निकल आता है। अब देखें, उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, देयर इज सम रीजन। ये प्रूफ का क्वेश्चन है, तो देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट। तो आप लोगों ने इस तरह से क्वेश्चन से नॉलेज को उठाना होता है। मैं हमेशा इसलिए अच्छे एमसीक्यूज आपको रिकमेंड करता हूँ कि करो, क्योंकि आप एक एमसीक्यूज में से बहुत सारा नॉलेज उठा सकते हो। आप लोग को पता होना चाहिए ये सारी बेसिक चीजें। नेक्स्ट आ जाते हैं, आफ्टर इंस्टिलिंग अ ड्रॉप ऑफ इकोथायोफेट विच इज इरिवर्सिबल टाइप ऑफ, आपके पास ये आपके पास आई ड्रॉप्स होते हैं।
इरिवर्सिबल एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर, यानी एसिटाइलकोलिन को ज़्यादा करेंगे। ये हो गया। और उसके बाद कौन सा इफेक्ट होगा? एसिटाइलकोलिन ज़्यादा होगा, मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स बड़े होंगे आँख के अंदर। सही हो गया। मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स पे जब जाके ये एक्ट करेगा तो ये क्या करवाएगा? एक तो कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल करवाएगा और उसके अलावा साइक्लोस्पैज्म करवाएगा, क्योंकि ये पैरासिम्पैथोमाइमेटिक है। तो साइक्लोस्पैज्म यानी ये अगर अकोमोडेशन लॉस हो गया ना तो अकोमोडेशन को वापस ला सकता है, रिवर्सल ऑफ द लॉस ऑफ अकोमोडेशन। क्या क्या काम कर रहा है? एक तो ये कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल करवा रहा है। तो आपको क्या पता लगा कि क्या क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं? सारे ऐसे एमसीक्यूज जो साइड इफेक्ट्स के रिलेटेड है वो तो बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर जो आंख के रिलेटेड एक आध एमसीक्यूज लाजमी आता है। आपको पता होना चाहिए आपकी आई में कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, कौन से रिसेप्टर सीलियरी मसल पे प्रेजेंट है, कौन से मसल्स अकोमोडेशन करवाते हैं उन पर कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट है। ये सारे बेसिक पॉइंट्स है जिधर से लाजमी एक दो एमसीक्यूज बन जाते हैं। इसके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, आपके एमसीक्यूज वो सॉल्व हो जाएंगे। सही हो गया। फिर उसके बाद बीटा रिसेप्टर के आप लोगों ने क्या एमसीक्यूज देखे? बीटा रिसेप्टर से आपको पता होना चाहिए बीटा ब्लॉकर्स के जो साइड इफेक्ट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बीटा ब्लॉकर्स के यूजेस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इन विच कंडीशन वी आर गोइंग टू यूज द बीटा ब्लॉकर। फिर आपको बीटा 2 एगोनिस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि ये एस्थमा में यूज होते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए ब्रोंकोडायलेशन करवाते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में अगर आपको रिसेप्टर्स की लोकेशन और फंक्शन पता है और उसके बाद आप ड्रग्स के नाम याद करते हो तो आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ए टू जी सब कुछ समझ आ जाता है। याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक प्रेजेंटेशन और बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है। एक 2 साल का बच्चा, सबसे पहला हिंट, 2 साल छोटी एज है, एकदम से उसने टॉक्सिक अमाउंट के लिए एट्रोपिन, याद रखिएगा, छोटा बच्चा है उसने एट्रोपिन ले ली टॉक्सिक अमाउंट में, पहला सिर्फ, इसके अलावा आपके जहन में कुछ आने नहीं चाहिए, उसको हाइपरथर्मिया होता है। हाइपरथर्मिया उसके जो एट्रोपिन लेगा, जो स्वेट ग्लैंड्स है वो बिल्कुल फंक्शन करना छोड़ देंगे। तो एकदम याद रखना है कि एज कम है, कोई भी ऐसा एमसीक्यू है जिसमें कम एज है और उसको एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी हुई है, तो उस केस में तो आपने हाइपोथर्मिया लगाना ही लगाना है। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, एट्रोपिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। यू शुड नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, स्पेशली साइड इफेक्ट्स और उसके जो इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स है आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू, A 30-year-old patient suffering chronically from the nasal stuffiness। आप लोगों को होता होगा आप लोग का नाक बहता है। आप लोग का नाक क्यों बहता है? कभी आप लोगों ने ये सोचा कि आपको नज़ला जुकाम हुआ है तो आपका नाक बहने लग जाता है? Why is it so? जब आपका नज़ला होता है आपके नाक के अंदर है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स होगी डायलेट, जब होगी ब्लड वेसल्स की डायलेशन, एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन? देखें, ये आपके पास ब्लड वेसल्स हैं, इन आपके नोज के अंदर की बात हो रही है, नोज की ब्लड वेसल्स हो जाए डायलेट, डायलेट होगी तो अंदर से जो ब्लड होगा वो बाई उधर से फ्लूइड जो होगा ब्लड के अंदर से वो क्या होगा? लीक होगा। जैसे एडीमा होता है ना, वैसे वही वाली चीज समझ लें। तो जब फ्लूइड लीक होगा वो क्या होगा? इन द फॉर्म ऑफ आपको जो फ्लू होगा आपको फील होगा। अगर आप ब्लड वेसल की वेजो कंस्ट्रिक्शन कर देते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी ब्लड वेसल की, तो आपको रिलीफ मिलता है। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन कौन कर सकते हैं? विच आर अल्फा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो एक होती है जाइलोम मेटाजोलिन, ये यूज की जाती है नेजल स्टफिनेस के लिए। नाक बह रहा है, नेजल स्टफिनेस हुई है, ये ड्रग दोगे, ये जाके अल्फा 1 रिसेप्टर पे काम करेगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देगी। बट रिमेंबर कि ये वाली ड्रग आप कभी भी किसी भी पेशेंट को फॉर द लॉन्ग टर्म नहीं देते। यू विल नेवर रिकमेंड दिस लॉन्ग टर्म। जो आपका ये बेड है ना, राइनोरिया हो रहा है, याद रखिएगा अगर आप ये लॉन्ग टर्म दे देते हो ये ड्रग तो एक कंडीशन होती है, आप लोग आगे जाके पढ़ोगे, राइनाइटिस मेडिकोमेंटोजा। मतलब आप अगर ये ज्यादा
बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग देते हो, फॉर एग्जांपल 1 वीक से ज़्यादा दे देते हो, 2 वीक तक देते रहते हो, तो क्या करते हैं, रेजिस्टेंट हो जाती है आपकी ब्लड वेसल, फिर उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उल्ट फिर से आपको राइनाइटिस और ज़्यादा हो जाता है। तो आपने याद रखना है कि इनिशियली आप ये दे सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं आपने देनी होती। उसके लिए आप एंटी हिस्टामिन, वो जो मेन कॉज है ऑब्वियसली एलर्जिक कॉज होती है ज़्यादातर, वो देके ट्रीट कर सकते हो। So the next MCQ is while treating acute colloidal angle glaucoma. अब इसका आपको मैं 2 3 4 MCQ इकट्ठे समझाता हूँ। जो ग्लोकोमा है उसमें से बड़े इंपॉर्टेंट MCQ बनते हैं। जो क्लोज एंगल ग्लोकोमा होता है, इट इज अ वेरी सिवियर कंडीशन। इसकी इमीडिएट मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होती है। क्लोज एंगल ग्लोकोमा का पेशेंट को अगर इमीडिएट मैनेज ना किया जाए तो ही विल लॉस हिज लाइफ। तो ग्लोकोमा 2 तरह का है, एक है ओपन एंगल ग्लोकोमा, एक है क्लोज एंगल। तो याद रखें जो क्लोज एंगल ग्लोकोमा होता है उसके पेशेंट को इमीडिएटली आपको मैनेज करना पड़ता है, अदरवाइज दैट पर्सन इज गोइंग टू लूज हिज आई। तो उसको किस तरह से इमीडिएटली मैनेज करते हैं, उसके लिए आपका आईवी मैनिटोल करोगे, आईवी मैनिटोल देते हैं, तो इट हेल्प्स टू मैनेज दिस सिचुएशन। तो ये बहुत अच्छे से याद रखने कि आईवी मैनिटोल आप एक्यूट क्लोज एंगल ग्लोकोमा में इमीडिएटली देते हो। उसके अलावा आप लोगों के पास एक और ड्रग आप लोग पढ़ोगे, पाइलोकार्पिन। पाइलोकार्पिन भी यूज होती है, विच इज मस्कुलिनिक एगोनिस्ट। तो ये वाली ड्रग्स आप लोग देते हो फॉर एक्यूट क्लोज एंगल ग्लूकोमा। आप लोग को कैसे उठा के देखोगे उसमें भी इस तरह का एसक्यू आया हुआ है कि एक पेशेंट है प्रेजेंट किया है, इमीडिएट एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा भी कह सकते हैं, क्लोज एंगल भी कह सकते हैं, ग्लूकोमा के साथ विच ड्रग यू विल यूज टू मैनेज इट, आईवी मैनिटोल। याद रखना, दिस इज एमसीक्यूज। और ना पूछा जाता है कि कौन सी ग्लूकोमा की ड्रग है जो आईवी देते हैं, तो ये है मैनिटोल, आईवी देते हो। सही हो गया, ये बहुत अच्छे से याद करना। देखिए उसके अलावा मैंने आपको बताया मेनिटोल के अलावा कौन सी दे सकते हो, पाइलोकार्पिन। तो इस पेशेंट में आपने क्या किया, पाइलोकार्पिन वाज इंस्टिल्ड इनटू द मिडिल एज पेशेंट टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट एक्सेप्ट पाइलोकार्पिन मस्कुलिनिक एगोनिस्ट। तो आपने देखने के कौन कौन से ये इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। ये आई साइट फिक्स फॉर द फॉर विजन नेटवर्क। सबसे पहले तो इसको लिखना है रैपिड मसल, ये प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट कर देगी। स्पैज्म ऑफ अकोमोडेशन, मैंने आपको इतनी बारी बताया, मैंने आपको बार बार कह दे, देखें आई की मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई का एक आध सवाल आने ही आने। तो आपको पता होना चाहिए कि आई के रिसेप्टर्स कौन से हैं, उसमें कौन सी मेडिकेशन कब यूज होती है। स्पैज्म ऑफ अकोमोडेशन, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी काम करती है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सीलियरी मसल भी करती है, ओपन ऑफ ट्रेबेक्युलर मेशवर्क भी करती है। ये आई साइट फिक्स फॉर फार विजन इन नियर विजन आना चाहिए था, तो सही होता, मतलब एक्सेप्ट उन्होंने पूछा होगा तो ये वाला आंसर आप लोगों ने लगाना है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोनॉमिक रिजल्ट फ्रॉम द एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइल साइक्लेज। आपको जो रिसेप्टर्स हैं, मस्कुलिनिक रिसेप्टर, अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर, इनके सारे मैकेनिज्म पता होने चाहिए कि जीएस कौन सा होता है, जीक्यू कौन सा होता है, जीआई कौन सा होता है। दिस इज एमसीक्यू क्वेश्चन, आप लोगों से ये रिपीटेडली डिफरेंट अंदाज में इसके एमसीक्यू पढ़ते हैं, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कौन सा रिसेप्टर कौन सा मीडिएटेड है, जीएस है, जीक्यू है या जीआई है। तो जो आप लोग के पास एडिनाइल साइक्लिक कंपोनेंट, जो साइक्लिक केएमपी से रिलेटेड डील होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, मेनली वो बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, बिकॉज ये क्या होते हैं, जीएस होते हैं। नेक्स्ट है ड्रग विच इज यूजफुल फॉर बोथ एक्यूट ग्लोकोमा या हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। एक्यूट ग्लोकोमा और हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस में ना एक ड्रग बड़ी इंपॉर्टेंट यूज होती है, वो आप लोगों ने याद रखना है, एसिटाजोलामाइड। एल्टीट्यूड आ जाए तो आप लोगों ने एसिटाजोलामाइड जेन में रखना है, ये एक्यूट माउंटेन सिकनेस से प्रिवेंट करती है। फिर ये ग्लोकोमा में भी यूज होती है। इसके साइड इफेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, इसके ना न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट आप पढ़ोगे, वो भी एमसीक्यूज है। तो एसिटाजोलामाइड के बारे में एमसीक्यूज बड़ा डिफरेंट अंदाज में पूछे जाते हैं, ये आप ओरली देते हो, ये भी आप लोग पढ़ोगे, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। फिर एसिटाजोलामाइड एक्यूट माउंटेन सिकनेस में यूज होती है, ये आपके पास ग्लोकोमा में यूज होती है।
और ये किस तरह दी जाती है, इसकी फार्माकोकाइनेटिक क्या है, ये सारे इसके एमसीक्यू क्वेश्चन है। अच्छा, एट्रोपिन एंटागोनाइजेस द इफेक्ट। सो अगेन देखिए, आप लोगों ने देखा कि एट्रोपिन एट्रोपिन पाइलोकार्पिन, ये कुछ ड्रग्स हैं जो रिपीटेडली बार बार पूछी जा रही हैं। तो आप लोगों को ये ड्रग्स अच्छे से आनी चाहिए। सही हो गया। एट्रोपिन एंटागोनाइज कैसे करता है एक्शन को, किस किस के एक्शन को एंटागोनाइज करता है? तो बेसिकली मस्कुलिनिक के एक्शन को एंटागोनाइज करेगा, क्योंकि ये क्या है, मस्कुलिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर। अब इधर बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिए, एट्रोपिन इज अ मस्कुलिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर, नॉट अ निकोटीनिक, या बोथ का ब्लॉकर नहीं है। अब कोई ऐसी जगह जहां पे उन्होंने वो ना एमसीक्यू में अक्सर पता क्या देते हैं, उन्होंने अक्सर ना एमसीक्यू में कुछ इस तरह करके ना एमसीक्यूज का सिनेरियो इस तरह बनाया होगा कि आप लोगों को ना वो मसल की तरफ लेके जाएंगे। वो क्या करेंगे, वो लेके जाएंगे कि मसल की तरफ। मसल पे अब आपको पता है निकोटीनिक रिसेप्टर होते हैं। अब निकोटीनिक रिसेप्टर पे कोई एसिटाइल कोलिन लगा है, तो एट्रोपिन ने जाके उधर तो इफेक्ट करना है नहीं, क्योंकि एट्रोपिन तो है ही एंटी मस्कुलिनिक। तो एंटी मस्कुलिनिक वो उन्होंने आपको लेके जाना है ऐसी जगह पे कि जहाँ निकोटीनिक एक्ट करो, तो वहां पे एट्रोपिन ने एक्ट करना ही नहीं है, उसने इधर आके आपको एमसीक्यूज में फंसाना है। ये पॉइंट याद, इसमें दो आंसर बनते हैं, पाइलोकार्पिन प्यूपिल पे भी करता है और एसिटाइलकोलिन एट स्वेट ग्लैंड्स पे भी करता है। लेकिन अगर मसल होगा ना, देखें, एसिटाइलकोलिन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे नहीं करेगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे निकोटीनिक रिसेप्टर है, उसके अगेंस्ट एट्रोपिन नहीं काम कर सकता। एट्रोपिन एंटी मस्कुलिनिक है, नॉट एंटी निकोटीनिक। ये मैं पॉइंट इसलिए इतनी बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एमसीक्यूज आ जाना है। आप लोग इन पॉइंट्स को जहन में रखें। फिर हायोसिन के बारे में आप लोग पढ़ते हो कि इट इज एंटी एमेटिक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये स्केलेटल मसल वाले में से है क्वेश्चन। तो कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट आपको ना इस चैप्टर में सक्सिनाइल कोलिन अच्छे से आना चाहिए, और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए मस्कुलिनिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के एंटागोनिस्ट कौन से होते हैं, ट्राक्यूरियम, ये सारे क्यूरियम्स जो होते हैं ना, ये आपके कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं। तो आप लोगों को इनके बारे में आइडिया होना चाहिए, इनके नाम आने चाहिए कि ये एंटागोनिस्ट होते हैं। इनके इनका एंटीडोट क्या होता है, इनका एंटीडोट मैं आपको पीछे आके बता चुका हूँ कि नियोस्टिग्मीन आप लोग दे सकते हो। चलिए, आप उतनी देर मुझे बताएं कि यहाँ तक आप सबको समझ आ गई है, जितने एमसीक्यूज अभी तक हुए हैं, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? एंड और आप लोगों को कुछ फायदा हो रहा है, कोई नया पॉइंट पता लग रहा है, आपको लग रहा है कि इसका कुछ फायदा हो रहा है? क्योंकि एएनएस तो आई थिंक आप सब ने पढ़ लिया होगा, तो आप लोगों को एएनएस के बारे में तो जरूर कुछ ना कुछ तो पता होगा। तो इसके बारे में आप सब जरूर बताएं, नीचे साथ साथ बताते जाएं, कोई ज़्यादा देर नहीं लगती बताने में। नेक्स्ट है, मेटाप्रोलोल वुड बी मोस्ट इफेक्टिव इन ब्लॉकिंग द एबिलिटी ऑफ एपिनेफ्रिन। मेटाप्रोलोल ये है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर जो होते हैं ना, वो रिलीज ऑफ रेनिन को रोकते हैं। अब याद रखें, एएनएस में किस तरह के एमसीक्यूज आने हैं। एएनएस में आपको सारे वो एमसीक्यूज आ सकते हैं, आपको सारे रिसेप्टर सबसे पहले तो आने चाहिए। रिसेप्टर कैप्लान में बड़े अच्छे एक टेबल में बताए हुए हैं। आपको सारे रिसेप्टर्स के फंक्शन आने चाहिए। जो आप लोगों का सेशन हुआ था, आप लोग को जो फार्मा का सेशन करवाया था, उसमें भी आप लोग को वो सारे हर चीज रिसेप्टर पे मैंने काफी ज्यादा जोर दिया था कि आप लोग उन रिसेप्टर्स को अच्छे से करें। तो आपको वो सारे रिसेप्टर सबसे पहले तो आने चाहिए। फिर उसके बाद आपको जो साइड इफेक्ट्स हैं वो पता होने चाहिए। एट्रोपिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से एमसीक्यूज बनना है। आई के रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड कोई ना कोई एमसीक्यूज बनने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको ये बेसिक सी पॉइंट्स सारे अच्छी तरह आने चाहिए। ये सारे एमसीक्यूज पॉइंट्स हैं। तो अब मुझे इधर आप सब बताएं, अभी तक नीचे किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा, आप सबको आवाज तो आ रही है ना? तो ये एएनएस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कवर हुए हैं। अब मुझे पहले ये आप सब बताएं कि आप लोग को सारे समझ आ गए एमसीक्यूज?
फर्दर अब CVS के MCQs और कीमो के हम डिस्कस करते हैं। उसका मैं आपको अगेन लिंक सेंड करूंगा ग्रुप्स में, क्योंकि ताकि वो वीडियो रिकॉर्ड होती जाए साथ साथ। चलिए मैं अगेन लिंक शेयर करता हूँ, ताकि वहाँ पे आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर सको। उसमें हम आगे अब कीमो के MCQs पहले डिस्कस करेंगे थोड़े से, और CVS के।